प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपने इस प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनके पाकिस्तान में कुछ मसाइल हैं या वहाँ पर रहते हुए भी कुछ मसाइल हैं, उनकी आवाज़ को हुक्काम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। कभी कभी हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, कभी कभी हमें एक से ज़ायद बार दस्तक देना पड़ती है, कभी कभी इससे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है। बाज़ स्टोरीज़ ऐसी हैं जिन पर हम दोबारा प्रोग्राम करते हैं क्योंकि उस पर हम समझते हैं कि हुक्काम को दोबारा से हिलाना ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में ज़्यादातर मसाइल उन पाकिस्तानीज़ के हमारे सामने आते हैं कि जिनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है और वो बैरून मुल्क मुकीम है, अपनी प्रॉपर्टी की टेक केयर नहीं कर सके और उस पर कब्ज़ा हो गया। ऐसे बहुत से केसेस हमने इस प्रोग्राम में देखे और उस पर बात भी की। इस प्रोग्राम में जहां हम एक तरफ ये कोशिश करते हैं कि हुक्काम बाला की तवज्जो दिलाएं कि इस मसले को हल करें, वहीं हम कोशिश करते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है उनके लिए भी कुछ अवेयरनेस पैदा करें कि उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियां पहचानना होंगी कि यहाँ पर वो किसी को निगरान मुकर्रर कर दें, अपने हुकूक को पहचानें, मुतल्लिका इदारे कौन से हैं जहाँ पर जाकर उनको इंसाफ लेना चाहिए। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि लोग अपने मसले के हल के लिए या इंसाफ के उसूल के लिए मुतल्लिका फोरम पर ही नहीं गए। तो हमारी कोशिश ये रहती है इस प्लेटफॉर्म से कि उनको भी आगाही दी जाए कि आपको किन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपने मसले को हल करवाना है। अब आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो स्टोरी है वो गुफरान अशरफ साहब की है। गुफरान अशरफ साहब का मसला भी ये है कि 20 साल से बरतानिया में मुकीम है और 1988 और 89 में इनके नाम और इनके बहन भाइयों के नाम कुछ विरासती ज़मीन मुंतकिल हुई जिसका रकबा कुछ 5 कनाल के करीब है। लेकिन फिर कई साल गुजरने के बाद इनके इल्म में आया कि उस ज़मीन पर तो कब्ज़ा हो गया है और शायद वहाँ पर घर भी बन गए हैं और घर बन के वो फ़रोख्त हो गए। अब ये मुतल्लिका इदारों में जा रहे हैं और इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाकी की कहानी है, मुख्तसर तारुफ मैंने आपको स्टोरी का करवा दिया है। बाकी की कहानी हम खुद गुफरान अशरफ साहब से, जो उनके भाई हैं वो भी मुतासर हैं क्योंकि उनका भी शेयर था, वो मुतासर हैं, उनसे भी सुनेंगे। गुलाम हुसैन साहब का मौक़िफ़ लेंगे। मेरे साथ असलम शेख साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका भी, गुलाम हुसैन साहब आपको भी, शाहिद सुहेल साहब और गुफरान अशरफ साहब, तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुलाम हुसैन साहब, ज़रा मुझे आप बताइए ये क्या हुआ? इनसे तो मैं अभी जानता हूँ पूरी तफसील, लेकिन ये विरासती ज़मीन कई साल तक इनके नाम रही और अब भी कागज़ों में इन्हीं के नाम है, लेकिन अचानक इनके इल्म में आया, दुकान बन भी गए, बिक भी गए, वहाँ पर कब्ज़ा हो भी गया। क्या हुआ है ये? बहुत शुक्रिया असद आपका, आपने बड़ा अच्छा इसको किया है प्रोग्राम को। मैं आपको बताता हूँ कि गुफरान अशरफ साहब जो है एक बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा एक, यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत बड़ा अदारा है, बहुत बड़ी यहाँ पर एक कंपनी है जिसकी पाकिस्तान के अंदर शायद सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसकी एक बड़ी की पोस्ट पर यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर चूँकि इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है, ये गुज़िश्ता जो है तकरीबन 20 साल से यहाँ पर हैं। जब भी पाकिस्तान जाते हैं अपने इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि टाइम इतना लिमिटेड होता है कि वहाँ पर जो है वो शायद उस तरीके से ये कामयाब नहीं हो पाते। तो फिर यहाँ पर आके इन्होंने 92 न्यूज़ से तकरीबन चंद माह पहले जो है वो रब्ता किया और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने जो ओवरसीज़ जो पोर्टल है जो पंजाब का, उसके अंदर जो है वो इन्होंने एप्लीकेशन दायर की। तो वहाँ से तकरीबन 2 माह के बाद एक एक्नॉलेजमेंट आई कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और ये उसका नंबर है। उसके बाद इन्होंने उसको भी परस्यू करना शुरू किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने 2-3 रिमाइंडर उनको लिखे, फिर एक दफ़ा उनका जवाब आ गया, जी आपकी एप्लीकेशन पे हम प्रोसेस में काम कर रहे हैं। इससे आगे नहीं बढ़ी। फिर इसके अलावा इन्होंने जो ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं जुल्फी बुखारी साहब, उनको भी इन्होंने दरख्वास्त दी, वो भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी 2-3 दफ़ा उनके स्टाफ ने इनसे रब्ता किया कि आपका केस जो है वो हमें जेन्युइन लगता है और हमने इसके ऊपर इब्तिदाई बातचीत मुकम्मल कर ली है, लेकिन अभी तक जो है वो उसके ऊपर भी नहीं है। आज आके जो बात मेरी भी समझ में आ रही है, जो कि हमने भी तहकीक की है, कि वहाँ पर जो मुतल्लिका लैंड के लोग हैं जिसमें पटवारी हैं या तहसीलदार हैं, वो लोग जो हैं वो इनसे कोऑपरेट नहीं करते। ऊपर के लेवल से जो क्वेरी भी आती है, जो एप्लीकेशन भी आती है कि ये इस तरह का केस है, इनके पास तमाम लीगल डॉक्यूमेंट जो भी एक ओनरशिप के लिए होने चाहिए वो इनके पास मौजूद हैं, जिसके अंदर ज़ाहिर है फ़र्द भी है, जिसके अंदर रजिस्ट्री है, फिर उसके अलावा और भी जो इंतकाल है सब इनके नाम है। लेकिन उस जगह वो मानते भी हैं जो मुतल्लिका रेवेन्यू के अफसरान हैं कि ये जगह आपकी मलकियत है, लेकिन उनका कहना है कि इसके ऊपर चूंकि अब घर बन चुके हैं, हम जो है वो इसका को हल ढूंढते हैं। हल उन्होंने आ जाके यही ढूंढा है कि इनको उसकी ऑल्टरनेट जो है वो
किसी दूसरे एरियाज़ के अंदर जगह दी जाए जो कि इतनी ही मालियत की हो, लेकिन ये वाला स्टेप जो है वो नहीं लिया जा रहा है। शायद उसके लिए वो बहुत बड़ी किसी अप्रोच का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि ये करें, या किसी ऐसी सिफारिश को मानना चाहते हैं, या कोई और मसला है। लेकिन ये भी इसी वजह से परेशान है, और ये जिस ज़हनी अजियत से ये गुफरान अशरफ साहब यहाँ पर हैं, वो आप अभी इनकी जब आपको बताएंगे उसका आप इनकी ज़बानी सुन लीजिएगा। लेकिन मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 चीज़ें जानना चाह रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। मुझे गुफरान साहब ये बताइए कि ये विरासती ज़मीन है, आपके दादा से आपके वालिद और चचा के नाम आई, फिर आपके और आपके बहन भाइयों और आपके कज़न्स के नाम पर ये तकसीम हुई है, दो कनाल शायद कुछ इस तरह से आपकी है। ये 5 कनाल रकबा आपके नाम आने के बाद ये साल तक आपके नाम रहा और अभी भी है कागज़ों में, तो ये आपको पहली मरतबा कब पता चला कि इस पर घर बन गए हैं? कौन से सन में आप पर यह इंकिशाफ हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो असद आपका, मलिक अवान का और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदद किया और हमें मौका दिया कि हम अपने मसाइल जो हैं उस चीज़ के जो मसाइल हैं बयान कर सकें। कुछ हद तक तो हमारी गफलत ज़रूर थी असद इस पूरे मामले में। आई थिंक तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं जब उस वक़्त हमें एक्चुअली मालूम हुआ कि ये हमारे नाम पे जो इंतकाल हैं और जो चीज़ें हैं हमारे नाम पे हैं, और उसके बाद हमने ये तगोदो शुरू कर दी। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड भी इश्यूज थे जो कि आई थिंक इस प्रोग्राम के हवाले से शायद मुनासिब ना हो, मैं बहुत तफसील में चला जाऊंगा फिर। लेकिन जब हमें ये पता चला 5-6 साल पहले, तो हमने पूरी अपनी कोशिश की कि इस मसले का एक चीज़ मैं ये तो आपसे गुफरान साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये तो आपसे स्टेप बाय स्टेप जानना चाहूँगा बाद में कि आपने पहले एफर्ट क्या किया। लेकिन मुझे पहले ये बताइए, आप खुद तो बरतानिया में रहते हैं लेकिन आपके बहन भाई तो यहाँ पर हैं, क्या वो इस ज़मीन की मुसलसल निगरानी नहीं कर रहे थे? वो इसको देख नहीं रहे थे, इस पर जा नहीं रहे थे? और जब ये मकान बन रहे थे तब आपके इल्म में नहीं आया, बन चुके तो आपके इल्म में आया? क्या यही फैक्ट है? बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि वालिद साहब बहुत अर्ली एज में वफात पा गए थे और हम सब छोटे थे उस वक़्त। जो मेरे बड़े भाई थे शाहिद सुहेल खान, जो इस वक्त ऑनलाइन है, वो सऊदीया में मुकीम थे। अपना लाइक इफ़ यू गो बैक इन 70s से। तो मैं क्योंकि बहुत छोटा था और ऑब्वियसली मेरे से जो बाकी बहन भाई थे, वो जो बड़े हैं मुझसे, वो भी इस उम्र के हिस्से में नहीं थे कि वो इस चीज़ की तशखीस कर सके कि हमारे नाम ये रकबा जो है वो मुख्तस हो चुका है। और किसी को ये मालूम नहीं था। वालदा क्योंकि बेवा हो चुकी थी, इसलिए उनको भी बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था। आपको पता होगा कि हमारे जिस तरह का हमारा कल्चर है, मोस्टली ये जो चीज़ें, ये मर्दाना जो चीज़ें हैं, ये वो अपने पास ही रखते थे और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये पास ऑन नहीं होती आपकी जो है ख़वातीन को। तो ये मेरे भाई जो बड़े हैं शाहिद सुहेल खान, उन्होंने एक्चुअली इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और फिर ऑब्वियसली मैं क्योंकि ओवरसीज़ में था और फिर मैंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। लेकिन अरसा 6-7 साल से हम एवेन्यू जो है तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हम इस मामले की जो है वो इस मामले के हल की तरफ पहुंच पाए। लेकिन मेरे भाई का और मेरा तो काफ़ी हद तक हमारी जो असर रसूख भी है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बड़ी की पोस्ट पे पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू करप्शन अनफॉर्चुनेटली, और जो लोग वहाँ पे उस काम के लिए अनफॉर्चुनेटली मुख्तस किए हुए हैं। सही, आपकी जो पूरी एफर्ट है अब तक की 7 साल की, वो मैं अभी आपसे अगले मरहले में जानना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी बता दें, फिर मैं बैरिस्टर साहब के पास आता हूँ और वो इस पर रोशनी डाल सकें। मुझे ये बताइए कि अभी जो वहाँ पर मुकीम लोग हैं उन घरों में, आपको मालूम है कि क्या वो जायदाद या प्रॉपर्टी उनके नाम पर हुई है, और क्या वो आपके नाम से, यानी डॉक्यूमेंट्स में क्या वो आपके नाम से उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो गया है, या महकमा माल में अभी भी वो आप ही के नाम पर प्रॉपर्टी मौजूद है? और अगर आपके नाम पर मौजूद है तो क्या वो लोग जो रह रहे हैं उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट अपनी जस्टिफिकेशन के लिए क्या है, ये आप मालूमात दे सकते हैं? लेकिन पहली बात तो ये तो एक लीगल जो है ऑब्लिगेशन भी है और लीगल क्वेश्चन है जो आपने मुझे अभी पोज किया है। इसका जवाब तो आपको जो हमारे अजीज़ हैं बैरिस्टर असलम जो बैठे हैं साथ हमारे, वो दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो है मुझे जितना इल्म है बता सकता हूँ कि देखिए, जहाँ तक लीगैलिटी का ताल्लुक है, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमारे नाम पे। तो
और जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने उसको पोजेस किया हुआ है, डिफरेंट लोगों ने उस जगह को, तो डेफिनेटली तो अब 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स तो एक घर के नहीं हो सकते ना, अब 2 ओनरशिप्स तो नहीं हो सकती, या तो आप सही कह रहे हैं या फिर मैं सही कह रहा हूं, हम में से एक जो है शख्स वो ठीक बात कर रहा है। तो अगर जो असलम साहब हैं, बैरिस्टर हैं, और उनकी ये एक्सपर्टीज है, अगर वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर ऑब्वियसली जिन लोगों की पोजीशन में वो चीज़ है, तो फिर आपका जो पटवार खाना है, ये जो आपका तहसीलदाराना सिस्टम है, दैट्स मीन कि उसमें फ्लो है। तो उन्होंने जो खुर्द बुर्द की हुई है, उन्होंने देखा होगा कि जी ये लोग तो गफलत में हैं शायद, और ना या तो मरकब के हैं, इनको मालूम नहीं है इनकी जायदाद का, तो इसलिए हम जो भी करेंगे तो पूछने वाला कोई नहीं। एक चीज होती है, जैसे पहले कहा कि हमारी भी गफलत थी इनिशियली, बिल्कुल सही है, वो एक चीज होती है जिसको कहते हैं मुश्तरी होशियारबाश, तो शायद वो आप नहीं हो पाए। अच्छा, ये फ़र्द है मेरे हाथ में, मैं बैरिस्टर साहब को दे देता हूँ। ये जो फ़र्द है जिसमें 88-89 की जमाबंदी के मुताबिक है, और इस फ़र्द में जो है वो के मुताबिक ये इसके मालिक हैं। अब मुझे ये बताइए सर कि क्या एक जगह के एक वक्त में 2 मालिकान तो हो नहीं सकते? क्या हुआ होगा आपके ख्याल में वहाँ पर? क्या उनको भी इसी नाम की उनके नाम से रजिस्ट्री बना के दे दी गई होगी, जो कि रिकॉर्ड में तो शो नहीं हो रही शायद? इसमें जो कानूनी पोजीशन है, वो जो मैं डॉक्यूमेंट देख के समझ सका हूँ वो ये है, और कुछ उनकी जो डिटेल हमारे पास आई है इस प्रोग्राम में, वो यही है कि सूरत हाल ये होती है कि पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हम खसरा नंबर कहते हैं जी। होता ये है कि जब बड़ी प्रॉपर्टी हो और उसके अंदर जो भी खसरा नंबर होगा वो किसी एक मालिक के नाम पर वो प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अब जब वो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है उनके वारसान में, वो एक शख्स के कितने वारिस हैं ये जो फैक्ट है देखना पड़ेगा, और उसके बाद ये जब डिवाइड होती है, अब इस जमाबंदी में जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर और भी वारिस थे और भी मालिक थे जी। अब हुआ ये है कि जब उन्होंने देखा कि एक रकबा जब 10 कनाल है या 20 कनाल है, इनका हिस्सा उसके अंदर 5 कनाल का है, और जो बाकी वारसान और मालिकान थे उन्होंने ये महकमा माल से मिलकर इनके रकबे को भी इस्तेमाल किया है। कानून ये कहता है कि जब एक आइडेंटिफिकेशन खसरा नंबर के ऊपर सालिम खाते के अंदर बाकी मालिकान होंगे तो वो कोई भी बंदा जो है वो सारे रकबे का मालिक तस्वर किया जाता है। अब इसकी जो डिवीज़न है वो हमारा जो सबसे जो बेसिक लेवल का शख्स है वो है पटवारी, वो करता है। उसके पास रिकॉर्ड होता है और उसको ये भी पता होता है कि हर साल कौन बंदा उसकी ऑफिस में हाज़िरी दे रहा है, तो वो उसका रिकॉर्ड अपडेट रखता है। अब जब ये कई साल तक वहाँ नहीं गए, जो उनके बड़ी बड़ी वैलिड रीज़न उन्होंने बताई हमें कि इनके वालिद साहब अर्ली एज में वफात पा गए, फिर इनकी वालिदा नहीं कर सकी, ये खुद उस एज में नहीं थे, और सम टाइम ये भी होता है कि प्रॉपर्टीज़ को आप डेफिनेटली एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल लेवल पे रखते हैं। तो जब इनके इल्म में आया तो वक्त तो गुजर चुका था काफ़ी ज़्यादा। अब सूरत हाल ये थी कि कानून तो ये कहता है कि 100 साल गुजरें या 1000 साल गुजरें, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को मिलनी चाहिए और उसी वही हकदार है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये निज़ाम है कि ओवरसीज़ की कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो ना सिर्फ ज़मीन बल्कि बाकी अगर आप हार्ड कैश देखें उसको माले मुफ्त दिले बेरहम एक चीज़ बताएं, समझ कर इस्तेमाल किया ये बताएं कि जब किसी शख्स के इल्म में पहली बार ये आता है कि मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया है और किसी और ने घर बना लिया हुआ है, पहला कदम उसको क्या उठाना चाहिए? देखिए, ये हम पिछले भी कई प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं। बदकिस्मती ये होती है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है और लोग अदालती सिस्टम पर पूरा यकीन नहीं रखते, घबराते हैं उससे। तो वो करते ये हैं कि जो अदर जो मेथड्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई मेरा DSP वाक़िफ़ है, मेरा कोई SP वाक़िफ़ है, कोई MNA वाक़िफ़ है, तो ये मामलात और फिर रिश्तेदारों में मामलात और फिर इन दफातर में ये मामला सारे घूमते रहते हैं। असल सूरत हाल इनकी जहाँ पर ये आज इनकी एप्लीकेशन गई हुई है वही है, जो डिप्टी कमिश्नर उस इलाके का है वो महकमा माल का आला अफसर है। उसका ये काम है कि ये अपने पूरे एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, जो रिकॉर्ड है, उसके ऊपर वो अथॉरिटी है और वही उसका सुपरवाइज़र है। उसका काम है। उसको उससे भी ज़्यादा अहमियत जो रखती है चीज़ वो सिविल कोर्ट रखती है। सिविल कोर्ट हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पूरी सिस्टम कानून सारा उसके गिर्द घूमता है। सिविल कोर्ट से आप कोई भी ऑर्डर लेंगे वो महकमा माल भी उसको इम्प्लीमेंट करने का पाबंद होगा और बाकी महकमा जात जो भी इन्वॉल्व हैं जिसमें रेवेन्यू है बाकी हैं।
लेकिन अदालतों में चूंकि लोगों का एतमाद कम हो रहा है और जो हालात हमारे सिस्टम जस्टिस सिस्टम में चल रहे हैं बदकिस्मती से, उसकी वजह से, और दूसरा ये है कि फिर जब मामला दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं तो फिर जो हमारी गलतियां कोताहियां होती हैं वो नुमायां हो जाती हैं, उनको कवर अप नहीं किया जा सकता। जैसे टाइम गुजर जाता है, एक लिमिटेशन का, हर चीज़ क्लेम करने का एक टाइम है। अगर आपकी कोई चीज़ है और आप उसको एक लंबे अरसे तक क्लेम नहीं करते तो प्रोज्यूम ये किया जाता है कानून के अंदर कि ये आपकी चीज़ नहीं थी। ठीक, जो उसके ऊपर बैठा हुआ मालिक है, वो काबिज है, वही इसका हकदार है। तो इन मामलात में ज़्यादातर कोताही यही होती है। ठीक है, एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ, फिर मैं शायद सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद। मैं आप जानना ये चाहूँगा कि अब तक पिछले 6-7 साल में क्या क्या एफर्ट्स कर चुके हैं ये अपनी ज़मीन को वागुजार कराने के लिए और इस निज़ाम से इंसाफ लेने के लिए, और क्या रुकावटें इनको दरपेश रहीं, किन रुकावटों का इन्होंने सामना किया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। गुफरान अशरफ साहब का हम मामला डिस्कस कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बरतानिया में मुकीम है और उनकी और उनके बहन भाइयों की ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है, और सिर्फ कब्ज़ा नहीं हुआ बल्कि उस ज़मीन पर मकान बन गए। वो मकान किसी को बेच दिए गए और उन मकानों में कोई रह रहा है। ये अंधेर नगरी इसी को कहते हैं शायद। अब मेरे साथ गुफरान साहब के भाई शायद सुहेल साहब मौजूद हैं, वो भी मुतासर हैं क्योंकि उनका भी इसमें शेयर था। शायद सुहेल साहब, अभी आपने बैरिस्टर साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुतासरा फरीक को सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। आपने पहला कदम क्या उठाया था, कि आप सिविल कोर्ट में गए थे या कोई और रास्ता लिया था आपने? नहीं सर, पहले तो जो हमें प्रॉब्लम हुई, जब मुझे ये पता चला तो मैं ये पटवारी साहब के पास गया ना, तो कोई तकरीबन साल सवा साल तो इन्होंने रगड़ा दिया। अच्छा, वो पटवारी क्या कहते रहे आपको? एक तो वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे कहता है कि सर ये आपकी मलकियत है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये आपको जमीन नहीं मिल सकती। ये जो साजिद साहब पटवारी साहब है ना हमारे, ये उन्होंने 2-3 दफा मुझे कहा कि जी आप कोशिश करके देख लें, आपको मिलने नहीं लगी। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ कि मलकियत 100% आपकी है, क्योंकि ये विरासती है ना, ये हमने खरीदी नहीं हुई, वो दादा की तरफ से आ रही है, तो ये इसमें और कोई थर्ड पार्टी तो थी ही नहीं ना, दादा के बाद हमारे नाम पे आ गई। अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा जरा, एक मिनट रुकिएगा शाह साहब। ये जो पटवारी साहब ने कहा है बैरिस्टर साहब कि आप कोशिश करके देख लें, आपको मिलने नहीं लगी, ये उसने इनको डराया है, धमकाया है या फैक्ट बताया है? उसने सारी स्टोरी का लबे लुबा बता दिया। ये नहीं मिलनी नहीं है भाई। उसकी वजह ये है कि ये जमीन किसी और ने नहीं फरोख्त की। ये जमीन महकमा माल का जो भी उस वक्त पटवारी होगा उसकी मिली भगत से इनके जो बाकी हिस्सेदार हैं, जिनमें इनके चचा या बाकी अजीज, कानूनी तौर पर उनको वही जमीन मिल सकती है वापस? इस वक्त बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इनको ये साबित करना पड़ेगा कि ये उस ज़मीन के ऊपर जो इनकी मलकियत है वो तो कागज़ों से साबित हो रहा है। इस तरह नहीं, जो कब्ज़ा है देखे ना, वो चूंकि इनके बाकी हिस्सेदारों ने अपना हिस्से से जायद बेची है। अब इनका केस जाएगा कंपनसेशन पे। कंपनसेशन ये होगी, जो वहां पर बैठे हुए हैं लोग, उनके खिलाफ ये दावाजात करेंगे कि हमारी जमीन पे ये बैठे हुए हैं। वो लोग अपनी बोनाफाइड परचेजिंग शो करेंगे कि हमारे से गलती नहीं हुई, हमसे किसी ने फ्रॉड किया है, तो वहां पर ये कंपनसेशन पे माल आएगा। सही है। अच्छा शायद सुहेल साहब, अब जरा बात को जारी रखें। पटवारी ने आपको कहा कि ये नहीं होगा, ये 2 टोक अब आपको बता दूं। मुझे एक और चीज का ये कंफ्यूजन खत्म कर दे देखने वालों की भी, ये जमीन किसी और नहीं बल्कि आप ही के रिश्तेदारों ने, जिनका इसमें से कुछ हिस्सा बनता था, उन्होंने अपनी भी बेच दी और आपके हिस्से की भी बेच दी। ऐसे हुआ है क्या? सर देखें, ये अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि हमारे रिश्तेदारों ने किसी को ज्यादा दी या कम दी। ठीक, पहली चीज है, जब तक आपके पास एक होता है, पता नहीं इनकी जुबान में, पटवारी की जुबान में क्या कहते हैं, फर्क तफसील, कि जी जो मेरी जगह है ना, वो किस किस ने हत्याई हुई है। और ये सिर्फ पटवारी नहीं सारा काम किया हुआ है ना। लेकिन जब मेरे नाम एक जमीन बोल रही है और लट्ठे पे भी मेरा नाम है, तो वो जगह दे किस तरह सकता है, मैं किस तरह दे सकता हूँ? या मिली भगत से है, ये तो तय हो गया। बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये तो मिली भगत से हुआ होगा। अब आपको 1 साल तक आप पटवारी के पीछे फिरते रहे, पटवारी ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, उसने कहा ये नहीं हो सकता, फिर आपने अगला कदम क्या उठाया? सर उसके बाद मैं आपको अब ऑफ द रिकॉर्ड है कि डिप्टी कमिश्नर साहब का नाम भी लेना चाहता, उनके पास गया हूँ। अच्छा, उन्होंने फर्ज वगैरह देख के तो मुझे कहते हैं यार शाहिद साहब आपको पता नहीं ये पाकिस्तान है, इसका तरीका ये है कि हफ्ते की रात को आप 10-15 बंदे लें और जाके आप अपने जो है जमीन पे बैठ जाए, तो लड़ाई छोटी मारे जी, तो वो ये सारा जो है आप अपना कब्जा कर लें। यार देखो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आया हुआ
मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान के सिस्टम का पता है कि क्या है। लेकिन एज ए डिप्टी कमिश्नर आप ये मुझे कह रहे हैं कि मैं ये जो है बंदे बदमाश लेके जाऊं और ये ले लूं, तो ये चीज मैंने आपसे सीखनी है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कहते नहीं इसके अलावा कुछ नहीं होने लगा, आप कुछ करके देखिए। ये डिप्टी कमिश्नर साहब जो है डिप्टी कमिश्नर बैठा ये कह रहा है। अब इस मुल्क की हालत ये देख ले कि पटवारी साहब कह रहे हैं कि शायद साहब ये आपकी जमीन है लेकिन आपको नहीं मिल सकती। इससे ज्यादा और जलालत जो है एक पाकिस्तानी के लिए क्या हो सकती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप गए डिप्टी कमिश्नर के पास, उन्होंने भी आपको कह दिया कि जनाब ये खुद ही बदमाश लाओ, डंडे लाओ और इसको बैठ जाओ, चाहे 2 बंदे आपके मर जाएं, खुदा ना खास्ता 2 उनके कोई मसला हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ से मायूस हो गए, फिर कहाँ गए आप? फिर जनाब मैंने आपके पास 2 एप्लीकेशन मेरी आई हुई है। एक तो ये बलोच साहब है ना, इनसे पहले एक एसी साहब थे जी, उनके पास गया, उन्होंने खैर मार की, उन्होंने कहा कि आप पटवारी को मैंने मार कर दी है, वो आपका ये जितना भी आपके सवालात हैं उनका जवाब दे देगा। जी जी। फिर मैं 1-2 बंदों की और सिफारिश दी, उस बंदे के जानने वाले थे कोई थोड़े बहुत, तो उनके पास गया, 2-3 दफा बैठा। अच्छा, उसका तरीका वारदात ये है कि जब आप जाते हैं, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं बेस्ट वे सीमेंट का डायरेक्टर सेल्स हूँ जी, तो मुझे कहता है सर तो आप मुझे बुला लेते, आपने काम का तकलीफ की, हो जाओ यहाँ चाय चाय लाओ, ये करो वो करो, बड़े मतलब है तमीज से बात करता है। मैंने उसको कहा यार मुझे चाय चाय की नहीं जरूरत, इसका हल बताओ। कहता जी इसका हल कोई नहीं। फिर ये मशहूर बलोच जो हैं अच्छा, एक बात मुझे बताएं, चले मैं आपके भाई से पूछता हूँ, पहले मैं जरा आ जाऊँ गुलाम हुसैन साहब के पास। गुलाम हुसैन साहब, अब अभी तक की स्टोरी में अदालत कहीं नहीं आई और इस स्टोरी का आगाज़ पटवारी से तो चलें, आपने बुनियादी मालूमात तो चेक करनी होती हैं, वो तो आप गए हैं, उसको आप पहला कदम नहीं कह सकते। पहला कदम बहरहाल अदालत ही को उठाना के जानिब भी आपने उठाना होता, वो नहीं हुआ अभी तक। ये आपके ख्याल में, हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पे काम किया है, बहस की है, ये गलती बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे होते हैं। क्या वजह आपके ख्याल में? अदालती निज़ाम पे एतमाद नहीं होता, या आपके ख्याल में यहाँ पर लोग जो हैं उनको ये रास्ता पता नहीं है कि अदालत के पास जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा बात ही होती है कि जो पटवारी के ऊपर होता है, एक उसको कानून गोक होते हैं, फिर उसके बाद तहसीलदार होता है, फिर उसके बाद ESO होता है, वो भी एक अपनी अपनी अदालतें ही होती हैं। और जो भी इस तरह के मामलात होते हैं पहले उनके पास जाते हैं और वो उसको ज़ाहिर देखते हैं, असेस करते हैं, और उसके बाद जब ESO कोई फैसला देता है तो उसके बाद ज़ाहिर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेंबर के पास जाता है, फिर उसके बाद जो है वो अदालतों का काम आता है। लेकिन मसला यह है कि जब वो आवे का आवा ही सारा बिगड़ा हो, सब आपस में मिले हुए हों, तो फिर आपको इस सारे प्रोसेस वो एक जैसा ही लगता है। आपको जब सारे लोग जो जितने भी अफसरान हैं पटवारी के साथ मिलकर रात को इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो वो एक दूसरे का ऑडिट कैसे कर सकते हैं? मैं तो इतने जो हमने प्रोग्राम्स आपने भी किए हैं, मैंने इतने ज़ाहिर है लंदन से बरतानिया इतने केसेस हम लेके हैं, मैं तो एक नतीजे में पहुंचा हूं। अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक सजेशन देने की कोशिश कर देते हैं कि जिस तरह आप दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक ऑडिट का निजाम होता है, अगर आप ये रेवेन्यू के अंदर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट का निजाम मुतारफ करा दें, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट जो बॉडी है वो हर पटवारी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो पटवारी जमीन को ट्रांसफर करता है, जो भी उसको इंडिपेंडेंटली आके चेक किया करे मंथली बेसिस के ऊपर या तो मेरा ख्याल है जो है वो वहीं पर हल हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो हुकूमतें हैं, मैं ये कहूँगा कि वो शायद पाकिस्तानियों के ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना चाहती हैं, लेकिन शायद तरीकाकार की मैकेनिज्म की कमी है, जो समझ नहीं आ रहा। 8-9 डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जो बज़ाहिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की हेल्प के लिए हैं, लेकिन सब हेल्पलेस हैं, कोई हेल्प ही नहीं कर सकता। चाहने से तो कुछ नहीं होता कभी। निज़ाम चाहने से नहीं बन सकता कि मैं मुल्क में तब्दीली लाना चाहता हूँ तो तब्दीली नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ पुलिस ठीक हो जाए, मैं चाहता हूँ नहीं आ सकती। जब तक आप मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जब तक निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, यही तो इस्लाहात लेकर आनी है, यही तो रिफॉर्म्स हैं जो लेकर आनी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए। तो ये चाहने को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ठीक करना चाहती है, ये कोई क्रेडिट नहीं बन सकता हुकूमत का अनलेस कि वो ठीक होने की तरफ कदम ना उठ जाए। गुफरान साहब, मुझे ये बताइए कि आपने अदालत का रुख क्यों नहीं किया, सिविल कोर्ट में क्यों नहीं गए आप इस केस को लेकर?
देखिए असद यार, आपने रिपीटेडली अदालत और अदालत जो है वो उसको काफ़ी वर्ड इस्तेमाल किए। मैं आपको साफ बात बताता हूँ। देखें, इन लोगों के पास जाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप सबसे पहले तो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए जी जी। कि क्या ये ज़मीन आपकी है। अब सिर्फ कहना ज़रूरी नहीं था, फिर उसके लिए हमने जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे इकट्ठे किए। ठीक है, जब हमें ये यकीन आ गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिटिमेट हैं, उसके बाद फिर हम अदालत की तरफ। अब आप क्या समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर अदालत नहीं है? क्या अदालत सिर्फ एक कमरा है कि उस कमरे के अंदर आप दाखिल होंगे तो आप उसको अदालत बोलेंगे? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अदालत नहीं है? सही अदालत का मकसद है इंसाफ को पाना ना। इमरान खान का रीसेंट इंटरव्यू अभी आया था, उनमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, 90% FBR की भर्ती तो पुरानी हुई है, वो पुराने लोग हैं, वो करप्ट लोग हैं, वो उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और ये हिंड्रेंस है ना इस गवर्नमेंट के लिए। वो तो कह रहे हैं, मुझे कोई उनकी नीयत पे शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि मुल्क जो है सीधा हो जाए। जन्नत के लिए मरना जरूरी है ना, जन्नत हासिल करने के लिए पहले आप मरेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सही है। तो अदालत का देखिए, मेरे भाई ने आपको बोला डेप्यूटी कमिश्नर, लुक व्हाट ही सेड। अगर इतना असर रसूख वाला आदमी अगर ये बात करेगा तो आप डिमोरलाइज नहीं होंगे एज ए लेमैन? देखिए, आप रहते ही नहीं हैं। अगर मैं आपको पहले ही बता दूं तुझे ये बीमारी है, तुझे फलानी बीमारी है, आप तो साइकोलॉजिकल वैसे ही डिप्रेस हो जाएंगे। आपको ना भी बीमारी होगी तो आप तो बिल्कुल ही अपना जो है हाथ पांव छोड़ देंगे, आप कोशिश भी नहीं करेंगे ना। तो हम तो 7 साल से जदोजहद में, क्योंकि हमारा हक है और सच भी है। लेकिन ठीक है, देर अच्छा, बिल्कुल सही है सर। आप ओवरसीज कमीशन के पास भी गए, वहां पर अपने आपने कंप्लेंट लॉन्च की, ओवरसीज पाकिस्तान कंप्लेंट पोर्टल से आपको क्या जवाब मिला और उसने आपको कितना हेल्प किया इस मसले के हल के लिए, ये मैं आपसे जानता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सवाल ये है कि डिप्टी कमिश्नर कैसे कह सकता है कि जनाब आपको अपनी ज़मीन चाहिए तो डंडे सोटे लेकर हफ्ते की रात को, फार्मूला भी बता रहे हैं, हफ्ते की रात को चले जाओ क्योंकि इतवार को छुट्टी होती है अदालतों की और बाकी दफातर बंद होते हैं, तो वहाँ जाकर कब्ज़ा कर लो। अब एक डिप्टी कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना होता है। अब इस झगड़े के नतीजे में 2 FIR इन पे होंगी, 2 FIR दूसरे पर होंगी, तो मामला और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये डिप्टी कमिश्नर कैसे कह सकता है कि वो ये करे? ये तो एक डायलेमा है हमारा। शायद एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइए, ये डिप्टी कमिश्नर कैसे कह सकता है कि जनाब आपने कब्जा करना तो आप खुद जाएं, बंदे ले जाएं और वहाँ जाके बैठ जाएं अपनी ज़मीन पे। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। क्या डिप्टी कमिश्नर बेख्तियार होता है कानूनी तौर पर? मैं कानूनी राय आपसे मांग रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर के पास इस तरह के मसले का कोई हल नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकता? देखिए, बुनियादी तौर पर ना मसला समझना पड़ेगा। मसला है ये सिविल नेचर का। हाँ, हम इसको क्रिमिनल साइड पे लेके जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास लैंड रेवेन्यू के इख्तियारात हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला रहा है, और उसके फौजदारी इख्तियारात हैं, सिविल इख्तियारात नहीं है। प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो चुका, ये फैक्ट सामने आ गया हो हमारे। अब उसको कैसे वागजार करवाना है? अब जैसे गुफरान साहब फरमा रहे हैं, इनको हम दुनिया में जन्नत जो चाह रहे हैं वो उनकी बनाते हैं, उसकी तरफ आएँ ताकि इनको हल नज़र आए। तो मेरी इनके सामने अदना जो राय है, इनको एडवाइस ये होगी कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रब्ता करें। मौजूदा कागजात जो इनके पेंडिंग है, एप्लीकेशंस पेंडिंग है, डिप्टी कमिश्नर डिसाइड नहीं कर रहा, पटवारी डिसाइड नहीं कर रहा, वहाँ से ये डायरेक्शन लें क्लियरली विद इन 30 डेज़, विद इन 2 मंथ ये डिसीजन लेकर, और ये मैटर जो है डिसीजन की तरफ जाए। अब नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है अदालतों पे। नहीं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। अदालतों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर इस तरह टोटली ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। देर ज़रूर है, बिल्कुल अंधेर नहीं है। ये मामला चल रहा है, मुल्क चल रहा है, तो इसमें ये मामला हो रहे हैं। अब मसला ये, हम ओवरसीज़ जो सारे बैठे हुए हैं इस वक्त, अक्सरियत ओवरसीज़ की है हमारे पास, कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग बिज़ी हैं ऑलरेडी, बेशुमार और कमिटमेंट्स हैं, अपनी बाकी लाइफ चला रहे हैं। किसी एक इशू को लेकर हम अपनी पूरी लाइफ वहाँ गुजार नहीं सकते, पाकिस्तान में रह नहीं सकते इतनी देर। तो इसलिए मेरी इनसे गुजारिश ये होगी कि फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रब्ता करें, वहाँ पर ये सूरत हाल बताएं कि इस तरह मैं इस मसले के ऊपर सालों साल ज़ाया नहीं कर सकता। डिप्टी कमिश्नर को और तहसीलदार को डायरेक्शन दें कि वो इस मसले को डिसाइड करें। मेरी जो ज़मीन है उसकी खसरे की काट छांट उसने किस तरह की है, मेरी ज़मीन पर कौन गया है। इनका पहला इशू ये बनेगा कि वहाँ पर वो जो रिपोर्ट फाइनली फाइल करेगा, एटलीस्ट वो आइडेंटिफाई करे, क्योंकि वहाँ वरना तो ये डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और उसके बाद ये पटवारी तहसीलदार के दरमियान शटल कॉक बने रहेंगे और कोई डिसीजन नहीं लेगा।
हाई कोर्ट की डायरेक्शन से ये होगा कि ये मैटर डिसीजन की तरफ जाएगा विद इन सम वीक्स। जब वो डिसीजन आएगा एटलीस्ट एक प्रॉपर रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टी अब गई कहाँ है। अब जब ये पता लग जाएगा प्रॉपर्टी गई है ABCD के पास है और जो उसके ऊपर काबिज हैं, फिर हमारा इशू उनके साथ शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर जाकर फिर ये मामला निकलेगा कि इसके अंदर कोई मिली भगत की है, फ्रॉड किसी ने किया है, पटवारी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या हमने डायरेक्ट जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको वहाँ से उठाना है। अगर उनको वहाँ से उठाना पड़ेगा तो मेरी गुजारिश ये होगी ये सिविल कोर्ट से सूट फॉर पोजेशन के लिए जाएँ और उनको वहाँ से खाली करवाएं। वहाँ पर इनकी कंपनसेशन भी आ सकती है, वहाँ पर इनकी डील भी हो सकती है, क्योंकि ये मैटर जो सिविल नेचर के होते हैं इनकी कंपनसेशन ही अल्टीमेट रेमेडी होगी। अगर फ्रॉड और अगर ये एलिमेंट बीच में नज़र नहीं आते इस केस में, तो फिर तो इनको कंपनसेशन वहाँ मिलेगी। वो प्रॉपर्टी पे जो बैठा हुआ है वो इनको पैसे देगा तो वो वहाँ पर वो कब्जा बरकरार रखेगा। अदरवाइज सिविल कोर्ट जो है वो अपना प्रोसेस पूरा करेगी और इनको कब्जे का इख्तियार देगी, और वो मकान बनाओ या महल बनाओ उसको वहाँ से उठना पड़ेगा और उठाना वो उठेंगे, अदरवाइज इनके साथ वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो ये अब डील की तरफ जाएँ और अपना जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करें। अदरवाइज ये टाइम कमिश्नर और ये दूसरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स और ओवरसीज़ कमीशन, जैसे हमने पहले कई प्रोग्रामों में बताया कि वो हेल्पलेस है। कानून एक ज़ाब्ता है, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो खुद से कुछ उनके पास मैकेनिज्म है ही नहीं। वो जुल्फी बुखारी हो या यहाँ पर वसीम चौधरी बैठे हों पंजाब में, उनके पास कानून का मैकेनिज्म नहीं है। जब मैकेनिज्म नहीं होगा वो काम कैसे करेंगे? ज़ुबानी ऑर्डर करने से, हमें तसल्लियाँ देने से, हमें ये कहने से हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब जैसे शुरू में ऑप्शन गुफरान साहब ने या अवान साहब ने शेयर किए कि वो आपको ऑल्टरनेट देंगे, किसी कानून में नहीं है। वो कैसे ऑल्टरनेट देंगे? अगर आपको एक ऑल्टरनेट देते हैं तो जो 20-25 लाख बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको सबको ऑल्टरनेट देंगे। तो ये वो है, ये चीज़ें हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये ओवरसीज़ को लॉलीपॉप देना बंद करें। जो हम पहले भी गुजारिश कर चुके हैं कि एक प्रॉपर जो है ट्राइब्यूनल बनाएं ओवरसीज़ के लिए, जहाँ पर उनके केसेस डिसाइड हों। वो एक सवाल करना चाहता हूँ बैरिस्टर साहब से। जी गुलाम हुसैन साहब। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने दो बातें की हैं। पहली आपने ये बात की है कि जो है इनको जगह मिलनी बहुत मुश्किल है। दूसरी आपने अभी ये कह दिया कि अल्टरनेट जो है वो कानून में नहीं है। तो फिर जो है मेरा ख्याल है कि फिर क्या फ़ायदा है जो इतनी ये तगोदो कर रहे हैं बरतानिया के अंदर रहकर। ये बल्कि ये अभी मुझे गुफरान साहब बता रहे थे कि ये आखिरी हरबे के तौर पे इमरान खान साहब से भी रब्ता करना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में। तो अगर ये हो ही नहीं सकता तो फिर इनको मेरा ख्याल है कि हम मायूसी दे रहे हैं कि इनको भी कुछ करना ही नहीं चाहिए। क्या उन्हें गिव अप कर देना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस ये अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ से इनको कंपनसेशन के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब अपने फंड से इनको अल्टरनेट दे सकते हैं अगर उनके पास डिस्क्रेशन है कि जी ठीक है इतना आपका अमाउंट बनता है, कौमी खजाने से आपको दे देते हैं। तो फिर बाकी पाकिस्तानी वो क्या करेंगे? प्रोसेस को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमने फॉलो करना है। हमने किसी ख्वाब में नहीं रहना। हमने वो सिविल कोर्ट के रास्ते से मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ 5-7 साल उन्होंने इस तरह ज़ाया किए हैं एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर के पास, अगर ये प्रोसेस यहाँ पर अडॉप्ट करते सिविल कोर्ट में नीचे, तो अब तक इनका केस 1 या 2 स्टेजेस क्लियर कर चुका होता और ये फाइनल स्टेज पे होते और ये कब्जा भी इनका ऑर्डर निकल गए होते। देखें, जो चीज़ गलत है वो गलत है। गुफरान साहब को, शायद सोहेल साहब को ये यकीन होना चाहिए कि अगर इनकी प्रॉपर्टी है तो वो जा नहीं सकती। देर जरूर होगी या देर नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस ड्यू जो है वो फॉलो करेंगे तभी होगा। आप प्रोसेस नहीं करेंगे तो बुखारी साहब कुछ नहीं कर सकते, इनको ऑल्टरनेट कुछ नहीं दे सकते। अगर एक को देंगे, हजारों आपको पता किसी मौजूद है किस किस को देंगे। तो ये सिर्फ उनको फोन के ऊपर हमें तसल्लियां देने के लिए कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने करना है, जुल्फी बुखारी साहब ने करना है, हड्डियां पकाने के लिए चूल्हा चलाना पड़ेगा। जी हाँ, उसके लिए कोई कानून देना पड़ेगा। कानून किसी भी ना, जो हमारा ओवरसीज कमिश्नर वहाँ बैठे हुए इस्लामाबाद में, फेडरल, उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है, ना पंजाब के पास है। ये हम कितने ही प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं और आपको वो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड ये सब चीज़ें पता है। खाली ऑर्डर करने से कोई काम नहीं होगा। ऑन ग्राउंड मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। मैं शाहिद साहब से हूँ ज़रा और गुफरान साहब से भी एक छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। शाहिद साहब, आपने राय सुनी है बैरिस्टर साहब की, बहुत तफसील से उन्होंने एक रोड मैप दिखाया कि ये रास्ता है अगर आपको इंसाफ चाहिए तो। अब आप क्या कहते हैं इस पर? सर मैं आपको बताऊं, मैंने 2-3 एडवोकेट थे, उन लोगों से भी बात की थी। वो ये कहते हैं कि जी अगर आप सिविल कोर्ट में गए तो आपकी अगली नस्ल भी जो है वो भी उसके होते हुए भी जो है ये फैसला नहीं होने लगा।
इसमें सिर्फ और सिर्फ जो तरीका है कि अगर फौजदारी मुकदमा हो तब ये मसला होगा। आपने देखा है कि माजी में जब मार्शल लगा तो समरी कोर्ट्स होती थी, तो समरी कोर्ट्स पे क्या था कि लोगों को एतबार होता था ना, फौरन बंदे आते थे दोनों पार्टियों के, जो गलत होता कहता था ठीक है जी इसको 10 जोड़े लगाओ, इसको 6 महीने अंदर कर दो, इसको 10 साल अंदर कर दो। अभी लोगों को पता है आप लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि जी मुझे दे मैं बंदा कत्ल कर देता हूँ। किस तरह वो कत्ल कर देते हैं? उनको पता है कि जी पीछे वकील होगा, उसको इतना पैसा देंगे। कोई काम पाकिस्तान में आप देख लेना सीधे तरीके से। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आप मुझे जो ये इसका मीटर है ना, बिजली का मीटर, ये मुझे लिखवा के दिखा दे बगैर पैसे दिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये नहीं लग रही है इस मुल्क में कि जो साहिब कानून है वो कहता है कि जी आप डंडे मार लो, पटवारी कहता है जी चीज तेरी है तेनू नहीं मिलनी। मतलब इससे ज्यादा जुलालत और आप अपने शहरी के लिए क्या पैदा कर सकते हैं? कौन सा सिस्टम इसको ठीक करेगा? अब फेडरल मिनिस्टर अगर किसी को कहे कि भाई ये इनका केस देखो, वो बंदा 4 महीने तक इनका हिले ही ना। वो जुल्फी साहब का बंदा है, इधर कोई मशहूर साहब है, उन्होंने मुझे कॉल किया, शायद साहब वो हमें पता चला था ये कंप्लेंट आपकी लॉन्च हो गई है, हम इसको प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। 4 महीने बाद फिर मैंने हुक्मरान को कहा कि यार उधर से मैटर टेकअप करो, दोबारा उनको को। फिर जनाब मशहूर साहब ने जो है कॉल किया कि वो शायद साहब जरा वो यार कागज तो दोबारा पे। मतलब फेडरल मिनिस्टर कह रहा है, मैं कहता हूँ कि आप मुझे इमरान साहब को बेशक कह दें कि मुझे जनाब पिंडी में इन चीजों के जो निर्ख है ना ये ठीक करवा के दे दें। आप मुझे 2 जनाब ट्रक दे दें, 4 हवालदार दे दें, 1 हफ्ते में सारी कीमतें वापस ना आए तो आप मुझे फांसी दे दें। ठीक है, ये किस तरह हो सकता है कि एक हाँ सही है, चलें बिल्कुल सही है। आप सिस्टम की बात करें। गुफरान साहब आपने ओवरसीज, बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, बिल्कुल सही है। गुफरान साहब आपने ओवरसीज कमीशन के पास भी गए, वहां पर भी आपकी कंप्लेंट में देख रहा हूँ मेरे हाथ में कि आपने लॉन्च की, क्या जवाब आया उसका? मैंने ये कंप्लेन एक्चुअली की थी 10 दिसंबर को। मैंने कंप्लेन लॉन्च की थी लास्ट ईयर 2019 में। उस कुछ अरसे में 2-3 माह बाद उनकी एक्सेप्टेंस का मुझे एक ईमेल आया कि जी आपकी जो कंप्लेन है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको काइंडली इसके ऊपर जो है आप अपलोड कर दें और हमें जो है वापस भेज दें। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा मैंने कर दिया। फिर 6 महीने बाद उनकी ईमेल आई कि जी आपका जो कंप्लेन है इट्स इन प्रोग्रेस, तो हम आपको अपडेट करेंगे। और आज आप देख लें कि वी आर इन अगस्त, तो अभी तक जो कोई भी अपडेट मतलब उसका कोई प्रोग्रेशन मेरे सामने कुछ भी नहीं आया, अपार्ट फ्रॉम कि मेरी जो कंप्लेंट है वो एक्नॉलेज हो चुकी है और एक्सेप्ट हो चुकी है। यही एक चीज में गुलाम हुसैन साहब, लेकिन ये इदारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी पोर्टल है या और फोरम्स हैं, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी इसका काम जो है वो स्पीड अप किया जाए और एक 1 विंडो वाला कॉन्सेप्ट दिया जाए। अगर यहाँ पर भी इसी तरह से महीनों और सालों लगने हैं तो फिर तो ऑलरेडी जो फॉरम्स मौजूद थे वो काफ़ी थे, फिर तो नए फॉरम्स स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी के बनाने के लिए ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए असद, वो जब एक्नॉलेज करते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो अपने खाते में डाल देते हैं कि ये केस हमने हल कर दिया है, हमने इसको डिप्टी कमिश्नर को जो मुतल्लिका उसको भेज दिया है, अपने खाते में लिख लेते हैं कि हमने इसको हल कर लिया। मेरी 2-3 दफ़ा बात भी हुई, उन्होंने इस बात को जो है वो माइंड भी किया, लेकिन बात ये हकीकत है। मैंने उनको कहा कि देखें आपने जो केसेस ओवरसीज पाकिस्तानियों के या स्पेशल चले बरतानिया के अंदर जो हल किए हैं हमें वो बताएं ताकि हम अपने टीवी पर लेकर आएँ, लोगों को बताएं कि ये जो कमीशन है ये मसले उन्होंने हल भी किए हैं। लेकिन वो कोई कभी केस हमारे सामने लेकर नहीं आए। हमारे सामने तो जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं तकरीबन 2 साल से जायद हो चुके हैं, इतने ज्यादा केसेस हमने हाईलाइट किए हैं और मुझे नहीं लगता कि उनमें से शायद 1-2 हल भी होंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस बस यही हैं, एक्नॉलेजमेंट दे दी कि आपकी एप्लीकेशन मिल गई है, हमने आगे रेफर कर दी है। वो बंदा जो है वो दोबारा उसी प्रोसेस के अंदर दोबारा आ जाता है जहां से वो 10-15 साल पहले से जहां पे धक्के खा रहा है वहीं पर दोबारा आ जाता है।
तो ये जो 70 बंदे या 60 बंदे तनख्वाह ले रहे हैं ओवरसीज कमीशन पंजाब के अंदर, और इतना बड़ा एक सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है वन क्लब रोड के अंदर, वो हमें तो समझ से बाहर है कि वो किस लिए है और किस लिए लोग वहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, जब किसी का मसला हल ही नहीं होता। और जिसकी भी एप्लीकेशन हमने दी है उसको एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, जी आपकी जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोसेस है। और सेम जो है वो गफरान साहब से भी हुआ, ये बार बार उनको पूछते हैं, पहले तो बात है फ़ोन कोई नहीं उठाता, अगर कोई फ़ोन उठा भी ले तो वो ये जवाब देता जी एप्लीकेशन जो है वो रेफर कर दी गई है, वो प्रोसेस के अंदर है। भाई मुतलका पटवारी को बुलाएं, उससे बात करें, उससे सारा मसला समझें। अगर नहीं हो सकता, जरूरी तो नहीं है कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी राइट पर हो, कोई गलत भी हो सकता है, और आप उस एप्लीकेशन को डिसमिस करें जो गलत है, और जो सही है उनके मसला हल करें, ताकि हम जो ये प्रोग्राम करते हैं, आप इस प्रोग्राम की मेज़बानी करते हैं, आप भी सुरखरू हों कि हमने कोई मसले यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, वो हल भी हुए हैं। अगर हम भी वही 2 जमा 2 4 करके हम भी उठ जाएंगे तो फिर ये फायदा ना प्रोग्राम का होगा ना इस ओवरसीज कमीशन का होगा। तो अगर हम इतना बड़ा मसला उठा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं एड्रेस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब, गफरान साहब, शाहिद साहब और बैरिस्टर असलम शेख साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। हम हमेशा नॉक करते हैं, हमारा काम है दस्तक देना। हम हुकूमत को ये बताते हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, इनके ये मसाइल हैं, और हुकूमत दावे भी करती है कि इनको मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है, गुलाम हुसैन साहब सही कह रहे हैं कि जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और वो फहरिस्त आपके पास नहीं होगी कि ये वो लोग हैं जिनका मसला हल हो गया है, इनको पोजेशन मिल गया है, इनकी तसल्ली हो गई है, इनको इंसाफ मिल गया है, तब तक रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।